भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। देश अगर आजाद होगा तो इस गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, तभी आजाद। हाँ, मैं बहुत हंसते हंसते बड़ी खूबसूरती के साथ में मैं मेरी मां से मिलने के लिए जा रहा हूं। सोचिए उसकी हिम्मत कैसी है। अगर उसकी हिम्मत ऐसी नहीं होती, उसका साहस ऐसा नहीं होता, उसका जिगर ऐसा नहीं होता, उसका दिल ऐसा नहीं होता, तो क्या वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ पाता? तो क्या वो होशो हवास के अंदर बिना आवेश और आवेग में आए हुए करजन वायली को गोलियों से भून सकता? अंग्रेजों के नाक के नीचे उनकी अभेद्य दीवार को बींध सकता, छेद सकता? उसके साहस ने दुनिया भर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की पैठ, उनके हौसले बुलंद कर दिए। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में आपका हार्दिक स्वागत है। ये आज 13 नवंबर है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा उनका जन्मदिन और 17 नवंबर यह तिथि हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्व की तिथि है। अधिकांश लोग इस तिथि के संदर्भ में नहीं जानते। जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ है। उससे पहले 1913 में बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी तहसील में एक मानगढ़ धाम, मानगढ़ पहाड़ी बनी हुई है। वहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक बड़ा धर्म आंदोलन चला करता था। उसको अंग्रेजों ने, जलियांवाला बाग कांड से भी ज्यादा लोग वहां मरे, बहुत बड़ा बलिदान हुआ। लगभग 2000 जनजाति वहां बलिदान हुए। ये गुमनामी में चला गया सारा इतिहास। आगे आने वाले दिनों में कौन थे गोविंद गुरु, उनका मिशन क्या था और उन्होंने इस जनजाति क्षेत्र में किस प्रकार से अपना आंदोलन चलाया, उसके बारे में मैं आप सब लोगों को जानकारी दूंगा। किंतु अभी मेरा इतना सा ही निवेदन है कि 15 नवंबर से लगाकर 17 नवंबर तक अपने देश में हम सब लोगों के द्वारा जनजाति गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस, इस रूप में अगर 3 दिन का एक बड़ा महोत्सव मनाया जाए तो ये एक बहुत बड़ा समीचीन कदम होगा। आज जिस महापुरुष के संदर्भ में मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, उसके बारे में मैंने पिछली बार कुछ जानकारी दी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम सुनते समय
इंडिया हाउस का नाम सुनते समय, वीर सावरकर का नाम सुनते समय, वहां हमने मदन लाल धिंगड़ा, जिसने विलियम हट कर्जन वाइली, उसको गोली मार करके भून दिया। वो जो एक हत्याकांड है, जिस वीर पुरुष के द्वारा, जिस साहसी युवक के द्वारा किया गया, वो दुनिया में मिसाल देने लायक है। पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज मदन लाल धिंगड़ा के संदर्भ में कुछ चर्चा की जाए। मदन लाल धिंगड़ा ने कर्जन वाइली को जब गोली मार दी, तो यहां दो सवाल खड़े होते हैं कि उसने कर्जन वाइली को गोली क्यों मारी, और दूसरा एक सवाल खड़ा होता है कि कर्जन वाइली को गोली मार देने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो पहले थोड़ी प्रतिक्रिया पर आप विचार कीजिए। अगर मैं कहूं कि ये जो लॉर्ड कर्जन वाइली है, इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको, ये भारत भर में पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में भी रहा है और भारतवर्ष में भी बहुत लंबे समय तक इसने अपनी सेवाएं दी है। बंगाल, उसका विभाजन करने का कदम इन्हीं ही महाशय के द्वारा उठाया गया है। क्रांतिकारियों को गोलियों से भून देना, वंदे मातरम का जो आंदोलन चला, स्वदेशी का बहिष्कार करने का जो आंदोलन चला, गर्म दल ने कांग्रेस के आगे बढ़कर के देश की आजादी के लिए जितना सारा प्रयत्न किया, उन क्रांतिकारियों को पकड़ लेना, जेलों में ठूस देना, उनको यातनाएं देना और बिना किसी प्रमाण के आजीवन कारावास या सजाए मौत, काले पानी की सजा इत्यादि देने में इस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष के लिए रहा है। इस व्यक्ति ने जितनी क्रूरता से, जितनी कट्टरता से, जितने काइयापन से अनेक भारतीयों को अपने पक्ष में लेकर उन्हीं को ही माध्यम बना करके भारतवर्ष के ऊपर अत्याचार करने का प्रयास इसने किया है। ये व्यक्ति भारतवर्ष के लिए खलनायक है, खलनायक है। इसका तो स्वप्न है कि मेरी जो नीतियां हैं और मैं जिस तरीके से लॉर्ड मिंटो और मार्ले वगैरह को मार्गदर्शन कर रहा हूं, भारतवर्ष में थोड़ी उदारवादी नीतियां लागू कर रहा हूं, थोड़े नए नए सुधार लागू कर रहा हूं, उससे भारतवर्ष आजन्म हमारा गुलाम बना रहेगा। क्या ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को गोली से उड़ाया नहीं जाना चाहिए? बात करते हैं हम आंदोलनों की, बात करते हैं हम नरम दलों की, बात करते हैं हम अपना हक हम लेके रहेंगे कह करके हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 60,000 हस्ताक्षरों का एक मेमोरेंडम इंग्लैंड की सरकार को बंगाल से भेजा गया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। क्या इस प्रकार के प्रयासों से हमें आजादी मिल पाएगी, मिल सकती थी? उन प्रयासों का यही असर हुआ। और इसलिए अगर मदन लाल धिंगड़ा ने, जिसके मन के अंदर यह एक उद्वेग पैदा हुआ कि कर्जन वाइली क्या बोलता है, कर्जन वाइली बोलता है हिंदुस्तान में मेरी 2 पत्नियां रहती है, एक हिंदू है एक मुसलमान है, क्या यह मेरे देश का अपमान नहीं है? मुस्लिम लीग की स्थापना कर करके मुसलमानों को भड़का करके हिंदुओं के विरुद्ध उकसाने वाला, हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार करवाने वाला, क्या यह व्यक्ति जीवित रहने योग्य है? नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो मुझे इसको मार देना चाहिए। और उन्होंने उसको मार दिया।
त्वरित जो प्रतिक्रियाएं होती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक ऐसे खलनायक का उसी की पद्धति के अनुसार मदनलाल धिंगड़ा ने अध्याय समाप्त कर दिया, अंत कर दिया, गोलियों से भून करके उसको ढेर कर दिया। तो पूरे विश्व भर के अंदर जो देशभक्त लोग थे, राष्ट्रभक्त लोग थे, जो आजादी के दीवाने लोग थे, जो भारत माता को परतंत्रता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का स्वप्न संजोए बैठे थे, उनके हृदय गदगद हो गए, बाग बाग हो गए। पर कुछ लोग थे जिन्होंने इस घटना को नापाक बोला, इस घटना को कायराना अंदाज बोला। उनमें से किन लोगों के नाम लूं मैं? अगर मैं नाम लेता हूं तो मुझे भी शर्म आती है। इन लोगों के नाम मैं लूं, ठीक रहेगा क्या? किंतु जो इतिहास में लिखा हुआ है वो आपके सामने लाना आवश्यक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, इन श्रेष्ठतम महानुभावों ने मदनलाल धिंगड़ा को कोसा है कि इसने गलत कदम उठाया है, यह उग्रवादी और हिंसावादी कदम है, यह हमारे भारत के विपरीत है। सोचना आपको है कि मदनलाल धिंगड़ा ने ठीक किया या गलत किया, हुआ क्या? तो इसकी पूरी कार्रवाई के बारे में अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। ये मदनलाल धिंगड़ा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए 1906 में लंदन आ गया। लंदन में ये रह रहा था, अलग मकान था, बड़े धनाढ्य परिवार का था। इसकी व्यवस्थाएं लंदन में आने से पहले इनके बड़े भाई कुंदन लाल जी ने कर दी थी। बड़े आराम से पढ़ रहा था, इसकी पढ़ाई भी लगभग पूरी हो चुकी थी। पर इस बीच में ये इंडिया हाउस से जुड़ गया, जहां सावरकर से इनकी मित्रता, जहां इसके और अन्य लोग भी जुड़े। ये विपिन चंद्रपाल का लड़का नानू निरंजन, ये भी इसका मित्र था। अच्छा, वीवेसार अय्यर, हरनाम सिंह, महादेव बापट, गोपाल, ये बहुत सारे लोग उसके साथ में जुड़े हुए थे। हालांकि मदनलाल धिंगड़ा का जो स्वभाव है अंतर्मुखी ज्यादा था, वो ज्यादा बातचीत नहीं करता था। वो आता था शाम को हर रविवार, सुनता था, सुनने के बाद में चाय पीता था और सबसे अंत में जाने वाले लोगों में से उसका नाम हुआ करता था। हालांकि जो तथ्य है वो ये भी बताते हैं कि प्रारंभ में कुछ 6 महीने और बाद में 1 महीने के लगभग ये इंडिया हाउस में भी रहा है। इसके घर वालों को जब ये चीज मालूम पड़ी तो उन्होंने कर्जन वाइली को लिखा था। कर्जन वाइली और इनके परिवार का आपस में मित्रवत संबंध था। एक डनलप स्मिथ करके अमृतसर का जिलाधीश हुआ करता था, और कर्जन वाइली भी जब पंजाब का एजेंट था तब उनके परिवार के साथ में इनका बहुत अच्छा संपर्क संबंध रहा। इनका जो परिवार है पूर्ण रूपेण अंग्रेज परस्त, अंग्रेज भक्त, सुविधा भोगी परिवार है। वो परिवार इसलिए उनको लिखता है कि ये गलत संगत में पड़ गया इंडिया हाउस में। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर, इनकी संगत में रह करके ये राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हो गया है। कर्जन वाइली को कहा इसको समझाओ और थोड़ा इसको उससे दूर हटाओ। अंग्रेजों ने जैसे इंडिया हाउस भारत आने वाले विद्यार्थियों के मन में देशभक्ति का गौरव जगाकर, भारत माता की मुक्ति के लिए शपथ दिलवाकर, कसम लेकर के भारत में जाकर के ब्रिटिशों की नौकरी ना करके हमें इनकी खिलाफत करनी है, इन्हें भगाना है, हमें क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अपनी भारत माता को मुक्त कराना है, वो काम किया करती थी। और एक दूसरी संस्था जो अंग्रेजों ने बना रखी थी, जो इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, ये कर्जन वाइली भी उसमें खजांची था। एमा जोसेफाइन कैट,
ये जो है उसकी सचिव थी। उसके साथ में भी मदनलाल धिंगड़ा ने उस की भी सदस्यता प्राप्त कर ली। उनके साथ में उनके संपर्क संबंध थे, वो उनकी गतिविधियों में शामिल होते थे। उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भक्त भारतीय तैयार करना, काले अंग्रेज तैयार करना, जो भारत में जाकर के अंग्रेजों के अनुसार अपने जीवन का व्यापन करे और अंग्रेजों की गुलामी करे। वो संस्था काम कर रही थी, इधर यह संस्था काम कर रही थी। दोनों संस्थाओं में आपसी मतभेद तो था। मदनलाल धिंगड़ा सब समझते थे। मदनलाल धिंगड़ा बहुत बुद्धिमान, बहुत ही समझदार, बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति थे। हालांकि मजेदारी की बात यह है कि इसी व्यक्ति ने जब करजन वायली को मार दिया तो उसके पिता तक भी ये कहने लगे ये तो पागल है, ये पहले भी पागलपन के दौरे पड़ चुके हैं इसको, और इसका दिमाग स्थिर नहीं है। इस प्रकार की बातें भी बोल ली गई है इनके बारे में, जो सत्य नहीं है। मदनलाल धिंगड़ा इंडिया हाउस से जब जुड़ गए, श्यामजी कृष्ण वर्मा को इंडिया हाउस छोड़कर के पेरिस जाना पड़ा। पीछे 1908 में भारत के अंदर 1857 का जो महासंग्राम हुआ, जिसको अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, उसको 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की योजना इंडिया हाउस ने बनाई। अंग्रेजों ने जानबूझ करके लंदन की उस धरती पर जो क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर राजा कुंवर सिंह हुए, उन सब का मान मर्दन करने के लिए लघु नाटिकाओं के माध्यम से उनका उपहास उड़ाया गया। क्रांतिकारी बहुत दुखी हुए। 1 मई की घटना है। 10 मई के दिन इंडिया हाउस सजाया गया। वहां बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया। बाहर के देशों से भी विद्यार्थी वहां आए। लगभग 100 विद्यार्थी वहां एकत्रित हो गए। अनेक लोगों के वक्तव्य हुए, सावरकर का भाषण, उन जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके जीवन को लोगों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, उन्होंने संदेश दिया। ये देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे। इनकी शहादत फिजूल नहीं जानी चाहिए। ये उस समय अपने सपने को, देश को आजाद कराने के सपने को पूरा नहीं कर सके, उस सपने को हमें पूरा करना है। हम कसम लेंगे, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम फिर से आगे बढ़ेंगे। लोगों ने कसमें खाई। एक विशेष बैच बनवाया गया था। 50 वर्ष 1857 को जो पूरे हो गए, उसके संदर्भ में वो बैच जिन जिन लोगों ने कसमें खाई उनको लगाया गया। ये हरनाम सिंह बगैर कॉलेज में पहन करके चले गए थे, तो वहां के लोगों के साथ में इनकी झड़प हो गई थी। मदनलाल धिंगड़ा खुद भी बैज लगा करके कॉलेज में पहुंच गया था, तो इसकी क्लास के लड़कों के साथ में इनकी हाथापाई हुई, बैज छीनने के प्रयास हुए। ये बलिष्ठ था, इसने मुक्के मार करके उनको भगा दिया और कहा कि सालों के मुंह तोड़ दूंगा, जबड़े तोड़ दूंगा, अगली बार मेरे को हाथ लगाया तो। ये बन बनाया हुआ इंडिया हाउस में गया, सीधी सावरकर से भेंट हो गई और सावरकर को कहा मुझे पिस्तौल दे दो, मैं अभी का अभी जाकर के प्रिंसिपल और इन सब लोगों को गोलियों से भून दूंगा। सावरकर ने आराम से बिठाया उसको, चाय मंगाई, पानी मंगाया, थोड़ा ठंडा किया, फिर उसको कहने लगे क्या तुम जानते हो ये जो अंग्रेज लोग कर रहे हैं इनकी गलती नहीं है। हम गुलाम देश के लोग हैं और हमारे को गुलाम बनाया जिसके तुम भक्त हो, करजन वायली, तुम्हारा परिवार भक्त है, वो करजन वायली, ये इसका जिम्मेदार है। अगर तुम्हें गोलियों से ही भूनना है तो करजन वायली को भूनो। उनका मुझे पिस्तौल दीजिए, मैं भून के आता हूं। ऐसे नहीं होता है। तुम अभी जोश में हो और जब तुम पकड़े जाओगे, जब पुलिस के एंटर पड़ेंगे, जब पुलिस तुम्हें कठोर यातनाएं देगी, तब तुम क्या करोगे? सब कुछ उगल दोगे। मेरे पीछे कौन है? इंडिया हाउस,
मेरे पीछे कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। मेरे पीछे कौन है? सावरकर। तुम नहीं बोलोगे क्या? उसने कहा कदापि नहीं, मैं यातनाओं से घबराने वाले लोगों में से नहीं हूं। क्या परीक्षा दे सकते हो? उन्होंने कहा हाँ दे सकते। लगाओ, अपना हाथ टेबल पर रखो। हाथ टेबल पर रखा। सावरकर ने पास में उठाया एक फॉल चाकू का, उठा करके जोर से घोंप दिया उसके हाथ पर। खून का फौरा उछला। सावरकर ने देखा मदन लाल मुस्कुरा रहा है। उठे, वो निकाल दिया बार, हाथ पर मरहम पट्टी की, उसको गले लगा दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम तो शेर हो, तुम ये काम कर सकते हो, तैयारी शुरू करो, उचित समय पर इसको अंजाम दो। उसने मार्केट से पिस्तौल खरीदी, कोल्ट पिस्तौल, बेल्जियन पिस्तौल। 2 पिस्तौलें उस समय में उसने खरीद करके लाया। एक ऐसा स्थान था जहां शूटिंग सिखाई जाती थी। ये उसका मेंबर बन गया। रोज शाम को जाकर के पिस्तौल के द्वारा ये वहां अभ्यास करता था। इसका जब अभ्यास अच्छा हो गया तो बीच में एक दिन अच्छा अवसर आया था, पर उस दिन ठीक ढंग से मौका इसको मिला नहीं, इसलिए उस दिन को इसने टाल दिया। योग बना, यही इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, उसका सालाना जलसा एट होम मनाया जा रहा था। ये जो मेरी जोसेफाइन बेक जो उसकी सचिव थी, उसका फोन इसके पास में गया। इसको कहा कि तुम्हें आना है। ये समझ गया और कौन कौन आने वाले हैं, तो कहा कि अपने खजांची करजन वाइली भी सपरिवार आने वाले हैं। वो भी आने वाले हैं? अच्छा, तब तो वो तो मेरे पारिवारिक मित्र हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो सबसे मिलकर के आनंद होगा, मैं जरूर आऊंगा। ये गया शाम को 6 बजे उसी शूटिंग के स्थान पर। वहां इसने 12 गोलियां लगातार दागी, जिसमें से 11 गोलियां 3 इंच के घेरे में सही निशाने पर लगी। विश्वस्त हो गया ये। घर आया, स्नान किया, सूट पहना, टाई लगाई और नीले रंग का पगड़ी, भारतीय पगड़ी इसने पहनी। एक जेब में कोल्ट जिसमें 8 गोली, ऑटोमेटिक रिवॉल्वर थी। एक के बाद एक गोली ऊपर राउंड होते हुए आ जाती थी। दूसरी बेल्जियन, उसमें 5 गोली और 5 गोलियां इसने अलग से कारतूस ले लिए। एक खंजर भी लिया और इसने बहुत पहले बैठ करके सोच विचार करके, हो सकता है सावरकर से भी इन्होंने सलाह ली होगी, अपना वक्तव्य तैयार किया। पूरा वक्तव्य तैयार हुआ 3 पेज का। एक प्रति उसने अपने कमरे पर रखी, एक प्रति शायद सावरकर को दे दी और एक प्रति अपने पास रखी। लेकर के गया ये 8:45 पर टैक्सी करके ये वहां पहुंच गया। ये मेरी बैग मिली, स्वागत किया। मेरी बैग के साथ में इस पूरे दरमियान आधा पौन घंटे तक इसकी बातचीत हुई। चाय भी पीता रहा ये, अन्य लोगों से भी गपशप करता रहा ये जो करजन वाइली है, ये अपनी पत्नी के साथ में रात को लेट आया। ये भारत के कोई फजल भाई, इब्राहिम भाई मुंबई के थे, मिल मालिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, वो आए हुए थे, एक सेवाए होटल में ठहरे हुए थे, तो ये उनसे मिलने के लिए चला गया, उनके साथ भोजन करने लग गया। पर इसको मालूम था मुझे उस पार्टी में जाना, इसलिए उनको वहां छोड़ करके और कहा कि अब मैं वहां जाता हूं। लगभग 10:30 पौने 11 बजे ये वहां पहुंचा। सब लोगों से मिला, सबसे बातचीत हुई, सब लोग भोजन वगैरह करके निकलने लगे, लेट हो गए थे। उस समय में करजन वाइली ने इसको देखा, मुस्कुराया, इसका नाम लेकर के मदनलाल, परिचित था ना पहले से। ये उनके पास में गया। दोनों के बीच में लगभग 10 मिनट की बातचीत हुई। करजन वाइली और ये जो फजल भाई, ये क्लॉक रूम में से कुछ सामान लेने के लिए नीचे पहले उतर गए। ये सीढ़ियों के पास में दोनों खड़े हुए हैं।
मदन लाल धिंगड़ा को लगा अब ये उचित अवसर है, ये मौका है, अब नहीं चूकना चाहिए। बहुत शांतता से, बिना किसी उत्तेजना के इसने अपनी दोनों रिवॉल्वर निकाली और कर्जन वाली पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। 3 गोलियां उसके चेहरे पर, 2 गोली उसके सीने पर, 1 गोली पीठ पर लग गई। कोल्ट से निशाना साधा। वहां कोई एक बाहर का व्यक्ति जो संधाई में रहता था, भारत का रहने वाला था, पारसी था, कावसजी लाल काका, वो ये होते हुए देख करके बीच में घुसने की कोशिश करने लगे। इसकी तरफ लपके तो 1 गोली उसके ऊपर चला दी। वो वहां तो ढेर नहीं हुआ, गिर पड़ा, किंतु बाद में अस्पताल में वो भी खत्म हो गया। इसका लोग बाग तुरंत भाग करके आए, इसको पकड़ लिया, इसने पिस्तौलें झुका ली। इसका सुनहरी फ्रेम का चश्मा था, नीचे गिर गया था, उस सुनहरी फ्रेम के चश्मे को उठाया, पहना। इसने मेरा चश्मा दीजिए, चश्मा पहना। बाहर से कांस्टेबल ड्यूटी पर था निकोलस, उसको बुला करके लाए, वो आया। घटना घट जाने के बाद में बहुत सारे लोग दूल्हे बन जाते हैं, हमने उसको बचाया, हमने उसको ये किया, वो तो खुद गोली खा रहा था, उसकी आंखें नशे में थी, वो तो भांग पिए हुए था, इत्यादि अनेक अनेक बातें गवाहों ने कोर्ट के अंदर बाद में दी, जो कि निरर्थक थी, कोई अर्थ नहीं रखती थी। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर कहता है कि मैं तुरंत उसके बाद में आया, कर्जन वाइली को देखा, वो तो तुरंत मर चुका था, उस दूसरे कावस जी को देखा, उनको तुरंत भेजा, ये अभी जीवित है। इसकी पल्स वगैरह चेक की, मैं बहुत आश्चर्य में रहा, मेरी हृदय की धड़कनें तेज थी, डॉक्टर कह रहा है, और ये महाशय एकदम शांत, बिना किसी हलचल के। किसी के हत्या कर देने से पहले और किसी के हत्या कर देने के बाद में जिस व्यक्ति को अपने स्वयं के ऊपर इतना जबरदस्त नियंत्रण हो, कैसा होगा? गिरफ्तार करके ले गए, मुकदमा चलने लगा, लंबा मुकदमा चला है। मुकदमे में बहुत सारे सवाल किए गए। इसने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं वो कावस जी लाल काका की हत्या नहीं करना चाहता था, किंतु आत्मरक्षा के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। गोलियां उसके पास थी, दूसरी पिस्तौल भी उसके पास थी, वो चाहता तो खुद अपनी आत्महत्या कर सकता था, किंतु उसने कहा मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता था। क्यों? मैं दुनिया के सामने अपना संदेश बताना चाहता था, दुनिया के सामने। उसने जो जिरह की, उसने कहा मैं अपना वकील नहीं करूंगा। उसने कहा कि मैं आपको अपना कोर्ट भी नहीं मानता हूं, और न मैं मानता हूं कि आप लोग मुझे सजा देने के लिए हकदार हैं। आपको जो करना है कीजिए, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष के ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, जिन लोगों ने इस घटना को कायराना निंदा की, थोड़े समय के बाद में 1 जुलाई की घटना है ये, 1 जुलाई 1909, और 5 जुलाई को आगा खां के नेतृत्व के अंदर एक सभा आयोजित की। उस सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि मदन लाल धिंगड़ा ने हमारे देश की इज्जत को खराब किया है, हम उसकी सर्वसम्मति से निंदा करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, इनका सबसे छोटा भाई मदन लाल जी से छोटा बजरलाल, वो भी इंग्लैंड में ही था, उसने भी कहा हमारे परिवार ने इससे संबंध तोड़ लिया है, ये पागल व्यक्ति है, हम इस घटना की निंदा करते हैं। परिवार के लोग, देश के लोग, बड़े लोग, सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा को थोड़ा धक्का लगा था कि शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो सर्वसम्मति से जब प्रस्ताव पास किया गया, तब सावरकर ने उस सभा में खड़े होकर के कहा, सर्वसम्मति से नहीं, मैं इस घटना का प्रशंसक हूं। सावरकर ने कहा कि जो कुछ भी किया है मदन लाल धिंगड़ा ने, वो देश की आजादी के लिए, देश की रक्षा के लिए, भारत माता को स्वतंत्रता से मुक्त कराने के लिए किया है। पास में एक अंग्रेज था, तिलमिला गया,
उसने कहा तो मेरे मुक्के का स्वाद लीजिए। एक मुक्का लगाया, चश्मा गिर गया, टूट गया। इनका एक साथी तिरुमल आचार्य पास में खड़ा था, उसने डंडा लिया हाथ में और उसका सिर फोड़ दिया कि भारतीय डंडे का स्वाद तुम भी चखते जा। उसका सिर फूट गया, सभा विसर्जित हो गई, लोग भाग गए। सावरकर भी अपने वहां चले गए। किंतु बाद में उधर जिरह चलती रही, उधर कोर्ट में मुकदमा चलता रहा, गवाह अपने बयान देते रहे और अंत में इसको सजाए मौत दी गई। 17 अगस्त के दिन फांसी के फंदे पर इनको चढ़ा दिया गया। पेंटेगिला जेल में इनके शव को दफनाया गया। मैंने पिछली बार भी कहा था, नरेंद्र भाई मोदी के प्रयास से श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां भारत लाई गई। क्या आप जानते हैं, शहीद उधम सिंह, मदनलाल धिंगड़ा, देश की आजादी के बाद 1976 में इनकी शवों को जो दफना दिए गए थे भारत में लाकर के विधि विधान से दाह संस्कार किया गया। कैसी विडंबना है। देश के लिए जिन लोगों ने हंसते हंसते प्राणों को न्योछावर कर दिया, उन लोगों के बारे में देश ने क्या कहा, देश ने क्या किया, यह एक सोचने की बात है, एक सोचने की बात। और देश को प्रायश्चित करना चाहिए, हम सब लोगों को भी प्रायश्चित करना चाहिए कि हमारे देश के इस प्रकार के लोग नेता नहीं हो सकते, जो इसकी कदर ना कर सके, जो इस घटना के मर्म को समझ ना सके। थोड़ा समय यहां हस्तक्षेप करते हुए मदनलाल धिंगड़ा के परिवार के बारे में जानकारी देता हूं। यह मदनलाल धिंगड़ा का परिवार पंजाब का था और साहिवाल गांव का रहने वाला था। इसके पिताजी दित्तामल साहेब डॉक्टरी की पढ़ाई की, बड़ी प्रैक्टिस अच्छी चली, अंत में रिटायर्ड होकर के और ये अमृतसर आकर के इन्होंने अपनी कोठी बना ली, धिंगड़ा हाउस, और वहां ये पूरे परिवार के साथ रहते थे। सारे लड़के इनके अच्छे पढ़े लिखे थे। 8 संतानें थी। सबसे बड़ी काकी रानी लड़की थी, दूसरा कुंदनलाल, तीसरा भजनलाल, चौथा बिहारी लाल। 3 बड़े भाई, उसके बाद चमनलाल, चुनीलाल और मदनलाल, और सबसे छोटा भजनलाल। ऐसे 7 भाई 1 बहन। कुछ कोई वकील थे, कोई डॉक्टर थे, कुछ व्यापारी थे, सब अच्छा काम करते थे। मदनलाल भी लाहौर से बीए किया, शिमला में, कश्मीर में 2-2, 6-6 महीने की नौकरियां की। मां बीमार हो गई थी तो घर लौट करके आया। हालांकि इसके पिताजी ने स्टेटमेंट देते समय बोला है इसकी मां बीमार हो गई तो उसको देखने तक भी नहीं आया, जबकि ये आया है, जबकि ये आया है। हालांकि उनके पिताजी ने अंग्रेज परस्त होने की भावना के आधार पर डैनियल स्मिथ से सलाह लेकर के, जो उस समय शिमला रहता था, पहले जिलाधीश था, स्टेटमेंट दिया था। यह सोचा समझा एक राजनीतिक स्टेटमेंट था जो अंग्रेजों ने उनसे कहलवाया। अंग्रेजों की दीवारों को भेद कर जो अभेद्य समझी जाती थी, मदनलाल धिंगड़ा ने गोली चला दी। इस घटना को अंग्रेज सन रह गए थे, डर गए थे, दब गए थे, इसको बाहर नहीं लाने देना चाहते थे, ट्रायल को न्यूज़पेपर में भी नहीं छपवाना चाहते थे। इसलिए जो उनके जेब के अंदर वक्तव्य रखा हुआ था उसको भी छुपा दिया, उस वक्तव्य को भी छुपा दिया। कुछ समय ये श्रीलंका भी गया, वहां से लौट करके आया, बड़े भाई बिहारीमल से मिला, उनके आग्रह पर ही ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए इसको लगा कि मुझे भी कुछ चेंज होगा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में इन्होंने सुना था, इंडिया हाउस के बारे में इसने सुना था, तो ये वहां चला गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी इतनी सी है। अभी भी 1976 के बाद आप अमृतसर जाएंगे तो मदनलाल धिंगड़ा की मूर्ति उसी स्थान पर उनके टाउन हॉल के बाहर लगी हुई है। मुकदमा चला, मुकदमे की जो सुनवाई हुई और बाद में जो निर्णय हुआ वो हमने सुना। पर मैं कुछ बातें आप लोगों के समक्ष पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। पढ़ करके मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि
आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि मदनलाल धिंगड़ा ने स्वयं वहां जिरह करते हुए किन किन बातों की ओर हम सब लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उनका जो वक्तव्य था, उससे पहले उन्होंने किस तरीके से बोल करके कोर्ट के सामने अपना मत, अपनी बातें रखी, और बाद में उनका जो वक्तव्य था वो ज्ञानचंद्र वर्मा ने पेरिस जाकर के दुनिया भर की सारी प्रेस को रिलीज किया। और सावरकर ने डेली न्यूज के कोई एक उनके परिचित थे, लंदन में छपवा दिया। मदनलाल धिंगड़ा ने मरने से पहले अखबार में अपने द्वारा लिखा गया वक्तव्य पढ़ करके बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। ये कैसा जिंदा दिल इंसान था कि जब 17 अगस्त के दिन इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने के लिए ले जाया जाने लगा, तो जेलर ने पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो क्या बोलता है कोई आईना मिल सकता है क्या? मैं जरा अपने बाल संवारना चाहता हूं, बाल संवारना चाहता हूं। हाँ, मैं बहुत हंसते हंसते बड़ी खूबसूरती के साथ में मैं मेरी मां से मिलने के लिए जा रहा हूं। सोचिए आप, उसकी हिम्मत कैसी होगी। अगर उसकी हिम्मत ऐसी नहीं होती, उसका साहस ऐसा नहीं होता, उसका जिगर ऐसा नहीं होता, उसका दिल ऐसा नहीं होता, तो क्या वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ पाता? तो क्या वो होशो हवास के अंदर बिना आवेश और आवेग में आए हुए करजन बाइली को गोलियों से भून सकता? अंग्रेजों के नाक के नीचे उनके अभेद्य दीवार को बींद सकता, छेद सकता? उसके साहस ने दुनिया भर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की पैठ जमा दी, उनके हौसले बुलंद कर दिए। देश अगर आजाद होगा तो इस गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, तभी आजाद होगा। आप सुनिए उनके स्टेटमेंट, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। बड़ी जबरदस्त उसने जिरह की, बड़ी जबरदस्त। वो कह रहा है कि मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे अपने कार्य को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए अवश्य कुछ कहना है। मेरा मानना है किसी भी बरतानवी अदालत को मुझे कैद करने या मुझ पर मुकदमा चलाने या मुझे मौत की सजा का फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि मैंने बचाव पक्ष के लिए कोई वकील नहीं किया। मेरा कहना है, अगर एक ब्रिटिशवासी जो अपने देश की आजादी के लिए जर्मनी के खिलाफ लड़ना उचित है, जिसने उसकी मातृभूमि को कब्जे में कर रखा है, तो मेरा अपने देश की आजादी के लिए उस अंग्रेज को मारना क्या न्याय संगत नहीं है? क्या देशभक्ति का प्रमाण नहीं है? और वो आंकड़े देता है। वो आंकड़े सुनकर के मैं खुद भी दंग रह गया, आप भी दंग रह जाएंगे। वो कह रहा है कि मैं अंग्रेजों को पिछले 50 सालों में भारत के 8 करोड़ लोगों का कातिल मानता हूं। 8 करोड़ लोगों का कातिल 50 सालों में। और वो क्या कह रहे हैं, भारत की धरती से प्रति वर्ष 1 अरब रुपया लेकर के जाते हैं अंग्रेज। आगे वो बोलता है कि जिस प्रकार जर्मनी को कोई हक नहीं बनता वो इंग्लैंड पर कब्जा कर ले, उसी प्रकार अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का कोई हक नहीं बनता। हम लोगों के लिए अंग्रेजों को मार गिराने में जो हमारी पवित्र धरती को अपवित्र कर रहे हैं कोई अपराध नहीं है। मैं तो अंग्रेजों के पाखंडीपन, धोखाधड़ी, दोहरी नीति पर बड़ा हैरान हूं, खासतौर पर तब जब वे अपने आप को कांगो और रूस की मानवता पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने वाला नायक बतलाते हैं, जबकि भारत में मासूम बेगुनाह लोगों पर बर्बर अत्याचार और जुल्म ढाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में प्रतिवर्ष 20 लाख से भी ऊपर लोग मारे जाते हैं और हमारी औरतों का अपमान किया जाता है। मैं ये बयान इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं जान की भीख मांगना चाहता हूं। मुझे दया की कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे भले सजाए मौत दे, किंतु मैं मेरे देशवासियों में उनके खिलाफ विद्रोह की भावना और प्रबल हो उठेगी, इस कारण से ये आपके सामने दे रहा हूं। अपने शुभ चिंतकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये लॉर्ड चीफ जस्टिस लॉर्ड एवरस्टोन के सामने उन्होंने ये बात बोली है। कितनी जबरदस्त बात है।
और देखिए, बाद में अंत में जूरी ने 20 सेकंड में फैसला सुना दिया कि इसे सजा की मौत दी जाए, फांसी दी जाए। तो ये कहता है कि मैंने आपको बार बार कहा है कि इस अदालत के फरमान को मैं नहीं मानता, तुमको जो करना है कर लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे सजाए मौत दे सकते हो, मैं मौत की परवाह नहीं करता हूं, लेकिन याद रहे, ये जो वाक्य मैं बोलने जा रहा हूं, ये अमृतसर में जहां मदन लाल धिंगड़ा की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के नीचे भी लिखा हुआ है। क्या बोला उन्होंने? लेकिन याद रहे, एक दिन आएगा जब मेरा देश आजाद होगा, हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। उन्होंने सजाए मौत सुना दी, तो उसके उत्तर में ऊंचे स्वर में बोला, धन्यवाद मी लॉर्ड, मैं मौत की परवाह नहीं करता, मुझे इस बात पर गर्व है, मैं अपने देश की आजादी की खातिर अपने प्राण न्योछावर कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। किंतु उनका जो अंतिम वक्तव्य है वो पढ़ने लायक, सुनने लायक, समझने लायक और अपनाने लायक है, अपने जीवन में उतारने लायक है। उसको कह करके मैं बात अपनी पूरी करूंगा। आप देखिए, डेली न्यूज में भी छपा, द चैलेंज के नाम से, आखिरी इच्छा, चैलेंज। वो क्या लिखते हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि उस दिन मैंने जानते बूझते हुए और किसी खास उद्देश्य से एक अंग्रेज का खून बहाया था। मेरा विनम्र विद्रोह उस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ था जिसके द्वारा अनेकों भारतीय देशभक्त नौजवानों को देश निकाला दिया जाता है और फांसी के तख्ते पर झुला दिया जाता है। इस घटना को अंजाम देने के लिए मैंने किसी से कोई सलाह नहीं ली। मैंने अपने जमीर से प्रभावित होकर देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए ऐसा किया। मेरा मानना है, अगर कोई विदेशी सरकार बंदूक के जोर से किसी देश को उसकी इच्छा के विरुद्ध पराधीन या परतंत्र बना लेती है, तो उस देश के लोग आजादी पाने के लिए ऐसी सरकार के खिलाफ अवश्य युद्ध लड़ेंगे। मेरे देश, ऐसे देश को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने अकस्मात हमला बोल दिया। एक हिंदू होने के नाते मैं समझता हूं मेरे देश का गुलाम होना मेरे भगवान का अपमान है। मेरा मूल उद्देश्य आजादी हासिल करना है, अपने देश की सेवा करना, राम की सेवा करना है और उसकी सेवा करना भगवान कृष्ण की सेवा करना है। सुनिए आप, वो आगे क्या बोल रहे हैं? न तो मैं अमीर हूं और न ही इतना समर्थ हूं कि मैं अपनी मातृभूमि को कुछ भेंट चढ़ा सकूं। मेरे पास मां को देने के लिए अपने खून के सिवाय और कुछ भी नहीं। मैं उसकी वेदी पर उसकी मुक्ति के लिए अपने रक्त को अर्पण करता हूं। मेरे नौजवान भाइयों, एक सबक सीखना होगा आप सबको, मौत को कैसे गले लगाते हैं। इस पाठ को पढ़ाने और समझाने के लिए मैंने मौत को गले लगा करके आपके सामने एक उदाहरण रच दिया है। हमें यह समझ लेना चाहिए, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अगर प्रत्येक भारतीय मरने से पहले कम से कम 2 अंग्रेजों को मार गिराता है, तो भारत माता को मुक्त करवाने का काम 2 दिन में हो जाएगा। यह युद्ध भारत की आजादी के साथ खत्म नहीं होगा। जब तक संसार रहेगा, यह युद्ध निरंतर अंग्रेज और हिंदू प्रजाति के बीच में चलता रहेगा। जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता, तब तक हम भगवान कृष्ण हमें इसके लिए प्रेरित करते रहेंगे। अगर तुम इस आजादी की लड़ाई में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा। अगर विजयी हुए तो आजादी तुम्हारे चरण चूमेगी, समझो तुम धरती जीत गए। और अंत में वो लिखते हैं, मेरी भगवान से एक दिली प्रार्थना है, जब तक भारत मां स्वतंत्र नहीं हो जाती, मैं बार बार उसी मां की कोख में जन्म लूं। भारत के पुनर्जन्म के उस सिद्धांत के ऊपर उसका कितना बड़ा विश्वास है। और हर बार मैं इसी उद्देश्य के लिए तब तक मारा जाऊं जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। मेरी मां मानवता और परमात्मा की खुशी के लिए आजाद नहीं हो जाती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए आप, कैसा अनूठा वक्तव्य उस व्यक्ति ने सोच समझ करके लिखा। भारत के अंदर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, यह दुनिया के सामने आना चाहिए।
दुनिया भर के अंदर वो हम मानवतावादी हैं, भारत के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, ये चेहरा लगा करके घूम रहे हैं। उनकी असलियत सामने लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माने मदनलाल धिंगड़ा ने न केवल करजन वायली को मारा, बल्कि अंग्रेज हमारे देश में क्या कर रहे हैं उस चीज को भी दुनिया भर के समक्ष उजागर कर दिया। मदनलाल धिंगड़ा तो चले गए, उनकी एक शहादत हो गई। 18 फरवरी 1883 के दिन उनका जन्म हुआ और 25-26 साल की अवस्था में 17 अगस्त 1909 को उन्होंने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया। एक 25-26 साल की छोटी सी उम्र में इस टिमटिमाती हुई लौ ने एक विशाल ज्वाला बन करके किस तरीके का विस्फोट अपने इस देश के लिए किया। ऐसे एक नहीं, अनेक लोग हुए हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मैंने आज सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा की सत्संग का प्रभाव कैसा होता है, उस वट वृक्ष के नीचे किस प्रकार से एक क्रांति तीर्थ पैदा होते हैं, उनमें से मदनलाल धिंगड़ा नामक क्रांति तीर्थ को आपसे साक्षात्कार करवाने का प्रयत्न किया। आप इसको अपने मन में गुने, अपने जीवन के लिए इसको चुने और अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए इस देश के लिए कुछ करें। इसी भावना से मैं आज की बात को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे अगले रविवार। प्रणाम। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।